नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी द्वारा लिए जाने वाले एलटी एग्जाम में, सहायक अध्यापक के एग्जाम में जो पेडागोगी पूछी जाती है 30 नंबरों की, उसकी श्रृंखला की एक अगली कड़ी लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम आज चर्चा करेंगे एनसीए पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में जैसे कि हमने पार्ट 2 तक बातें कर ली हैं, उसी के आगे जो रिमेनिंग हिस्सा है जिसमें हमने विविध विषयों के अध्ययन उद्देश्य पढ़ने हैं, एक ये, और दूसरा विविध विषयों के अध्ययन उद्देश्य, दूसरा हमने ये पढ़ना है कि इसमें जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की बात की गई है। चूंकि आप लगातार वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि आपको ये ठीक से इसका जो प्रारूप है इस चैप्टर का वो समझ में आ गया है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ये बात होनी है। इन दोनों को खत्म करते ही आप प्रश्नों को कर पाने की स्थिति में आएंगे। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम, ये दो बातें। इससे पहले जो हम पढ़ चुके उसमें आपने देखा कि हम ये पढ़ चुके हैं अभी तक कि इसका जो सामान्य परिचय था वो क्या था, और इसकी जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था, वो क्या था, और इसके जो प्रमुख सिद्धांत थे वो क्या थे, और चौथा हिस्सा हमने पढ़ा था कि इसके जो प्रमुख सुझाव थे वो क्या थे। ये 4 हिस्से हम पूरे कर चुके हैं और बाकी के 2 हिस्से ये रहे आपके सामने, और इस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपने जो पढ़ा ये कितना उपयोगी था। ठीक, तो देखिए, अगर हम विविध विषयों के अध्ययन उद्देश्य की बात करते हैं तो 6-7 करीब विषयों के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से उसमें किस उद्देश्य के साथ हमें वो पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहली बात करें तो हमें जिस बात की बात अभी सुझाव में कही गई थी, बच्चों को हम मातृभाषा में पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, हमारे टीचर्स को मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मातृभाषा के अध्ययन के विषय में देखिए ये कहा गया कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान की चीज नहीं है, ये व्यक्ति को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का मौका देती है कि व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, और उसी अभिव्यक्ति में उसकी मौलिकता झलकती है। तो देखें कि भाषा में आपको ये पता है कि हम सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 क्रियाएं तो करते ही हैं। इन 4 क्रियाओं में हम ज्यादा निपुणता हासिल कर सकें, अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से सबसे कठिन स्टेज क्या है, तो शायद ऐसा लगे, बता पाएंगे आप? इनमें सबसे कठिन स्टेज है सुन पाना। सुन पाना मतलब कि कोई कुछ कह रहा है तो वो जो कह रहा है उससे मीनिंग को निकाल पाना, उस सेंस को समझ पाना जो वो कहना चाहता है। तो सुनना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। जीवन भर ये 3 प्रक्रियाएं तो फिर भी आसानी से सीखी जा सकती हैं, बट ये सुनने की प्रक्रिया सीखना इतना आसान नहीं है। और हमारे यहाँ जब भाषा को लेकर के बात की जाती है तो उसमें बोलना, लिखना, पढ़ना, इन बातों की तो ट्रेनिंग दी जाती है। हम अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं, बचपन से आपको भी ध्यान है, हम बोलने के लिए भी अभ्यास कर रहे हैं, अच्छा एक्सेंट कैसे हो, हम किसी भाषा को बोलना कैसे सीखें, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कैसे संकलित करें, ऐसे ही लिखने के लिए, ऐसे ही पढ़ने के लिए लगातार पढ़ते आ रहे हैं तब से। लेकिन सुनने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया गया। इसी वजह से ज्यादातर लोगों की जो लिसनिंग होती है वो कमजोर होती है। देखिए, इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, एक होता है हियरिंग और दूसरा होता है लिसनिंग। तो हियरिंग तो बहुत आसान चीज है, जो शब्द आपके आसपास से, आपके कान से गुजर रहे हैं वो हियरिंग हो गई। अब उनका क्या अर्थ था, कोई क्यों कहना चाहता था, वो हम नहीं जानते। लेकिन जो लिसनिंग होती है उसे कहते हैं आत्मसात करना, यानी जो विचार था वो हमने आत्मसात कर लिया। तो विचारों को आत्मसात करना, सामने वाले के विचारों को पूरी अभिव्यक्ति के साथ समझना, ये सबसे कठिन काम है। तो सुनना बड़ा कठिन काम है। इसलिए देखें, मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देने की बात तो एनसीएफ में कही गई है, लेकिन ये कहा गया है कि भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती है। यह अभिव्यक्ति कैसी होती है?
ये अभिव्यक्ति शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी, मतलब शब्दों में भी कही जा सकती है, जैसे लिख करके, जैसे बोल करके, लेकिन गैर शाब्दिक कैसी होती है? जैसे आपने बहुत बड़े बड़े चित्रकारों का नाम सुना होगा, उसमें पिकासो भी हैं, उसमें लियोनार्डो दा विंची भी हैं। इन्होंने क्या बनाया? चित्र। अब चित्र में कोई शब्द लिखा नहीं होता, लेकिन चित्र अपने आप में, आपने वो एक वाक्य सुना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिसमें उन्होंने कहा कि एक चित्र 1000 शब्दों से भी ज्यादा अभिव्यक्ति करता है। तो हम चित्रों के माध्यम से भी कहना सीखें, मैसेज करना सीखें, ये हमें भाषा सिखाती है। तो भाषा इसलिए सिखाई जानी चाहिए कि उसमें हम अभिव्यक्ति को मजबूत कर सकें। अभिव्यक्ति देखिए उन चारों तरह से मतलब लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, इन चारों में ही उसकी अभिव्यक्ति मजबूत हो सके, उसमें सुनने की क्षमता का विकास हो सके, बोलना, पढ़ना, लिखना, सभी क्षमताओं का विकास हो, ये होना चाहिए। देखिए एक बात एनसीएफ में कही गई है क्या, कि भाषा को लेकर के हमें 3 भाषाओं को महत्व देना चाहिए, त्रिभाषा को। ये त्रिभाषा क्या है? एक तो है मातृभाषा, मदर टंग, दूसरा है देशी भाषा। देशी मतलब स्थानीय जो भी भाषा हो, जैसे भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए प्रमुख रूप से हिंदी है, या हिंदी के अलावा दूसरी भाषा भी हो सकती है, जैसे बंगाल में बांग्ला है, जैसे जम्मू में डोगरी है, या दूसरे स्थानों पर दूसरी भाषा भी हो सकती है। तो देशी भाषा, या ऐसे हिंदी अथवा जो भी हमारी स्थानीय भाषा होगी वो। अभी मातृभाषा तो कोई भी हो सकती है, लोकल लैंग्वेज, जैसे हम उत्तराखंड के लिए कहें तो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, कोई भी हो सकती है। लेकिन एक अन्य भाषा हो सकती है। ये अन्य भाषा कौन सी होगी? ये अन्य भाषा देशी भी हो सकती है और विदेशी भी हो सकती है। कोई भी एक भाषा जो मनुष्य को अपने सराउंडिंग के बाहर जीने के लिए आसानी देती है। वो इंग्लिश भी हो सकती है, रोमन भी, फ्रेंच भी, जर्मन भी, तमिल भी, तेलुगु भी, कन्नड़ भी, संस्कृत भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, कुछ भी हो सकती है। तो हम इन 3 भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। और शिक्षा, भाषा पढ़ाने का उद्देश्य मैंने आपको कहा क्या? अभिव्यक्ति को मजबूती प्रदान करना। अब ऑप्शन कैसे होंगे? ऑप्शन देखिए, बच्चों को भाषा का गहन अर्थ समझाना, एक प्रश्न आपके सामने कहना चाहता हूं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। इसका प्रश्न बना रहा हूं, नियमों से परिचित कराना। तीसरा है संवाद कौशल को, कम्युनिकेशन स्किल को कहेंगे, संवाद कौशल को विकसित करना। लेकिन इसमें केवल संवाद में वो बात आ रही है जो हम बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, डायलॉग। तो विकसित करना। अब एक बात और, डी, ये है अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। और इसका प्रश्न है क्या? एनसीएफ के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये 4 विकल्प हमारे सामने रहे। तो देखिए, जितना हम समझ पाए तो उसके आधार पर पहला भी ठीक लगता है, भाषा का गहन अर्थ समझाना, ये भी भाषा शिक्षण है, ज्यादा से ज्यादा वो जाने। व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। संवाद कौशल को विकसित करना, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य है हम विद्यार्थी के जीवन में जो एक्सप्रेशन स्किल्स हैं उनको बढ़ावा दें। तो ये अपने आप में एक समग्र उत्तर है, डी, अभिव्यक्ति
कौशल को बढ़ावा देना या अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। दूसरे विषय की बात की गई है गणित शिक्षण। गणित का शिक्षण, गणित एक विषय के रूप में हम जानते हैं। देखिए गणित में जिस प्रकार से मैंने कहा कि भाषा में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 संक्रियाएं होती हैं, ठीक इसी तरह से गणित में भी 4 संक्रियाएं होती हैं। और 4 संक्रियाएं क्या हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सिखाना ये तो गणित में मूल कार्य है, ये तो करना ही होगा। लेकिन गणित शिक्षण का उद्देश्य जो एनसीएफ कहता है, इस एनसीएफ के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है तार्किकता का विकास करना। तार्किकता का विकास करना यानी तार्किक चिंतन को विकसित करना। अच्छा, इसके साथ साथ जब किसी बच्चे को हम ये तार्किक चिंतन सिखाते हैं तो उसमें एक स्किल डेवलप होती है, उसे कहते हैं समस्या समाधान स्किल। अब ये कैसे होती है इसे समझाता हूं आपको। समस्या समाधान कौशल, ये 2 बातें सिखाना इसका उद्देश्य होता है। देखें, जैसे हम समझते हैं कि संख्याओं की बात करें 1 2 3 4 5 6, इनको चाहे हम आपस में जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, तो देखेंगे कि इनके एक ही क्रिया को 2 बार करने से समान परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम 4 में 4 को जोड़ दें तो ये 8 परिणाम देगा, हर बार देगा, हर स्थिति में देगा। 4 में 4 को जोड़ना, 4 में 4 को जोड़ने से ये परिणाम आएगा, तो 4 को 4 से गुणा करने में 16 परिणाम आएगा, और 16 में 4 से भाग देने पर परिणाम 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करता है। जरा समझें, मैं इस कैलकुलेशन और गणित विषय की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये हमें ये सिखाता है, गणित हमें ये सोचने के लिए बाध्य करती है कि हम इस तरह सोचें कि यदि समस्याओं को ठीक से पहचान लिया जाए तो उनके समाधान वैसे ही निकाले जा सकते हैं जैसे गणित में निकाले जाते हैं। यानी 4 into 4 इज इक्वल टू 16 हमेशा आएगा, और 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 हमेशा आएगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये बच्चे को एक तो तार्किक चिंतन सिखाता है और दूसरा समस्या का समाधान सिखाता है। मतलब वो हर बार जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को किसी फॉर्मूले से सॉल्व करता है, और अब आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे फॉर्मूले लगाते हैं, वो फॉर्मूले क्या करते हैं? वो फॉर्मूले उन समस्याओं का समाधान सुझाते हैं हमें, जो हमारे सामने क्वेश्चन बन के खड़ा है। क्वेश्चन मतलब समस्या, मनोविज्ञान की भाषा में क्वेश्चन को ही हम समस्या कहते हैं। तो समस्या का समाधान किसी न किसी सूत्र से होता है, और ऐसे ही जीवन में भी समस्याएं आती हैं तो उनका भी कोई ना कोई सूत्र, फॉर्मूला होता है। तो हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ मोर हैप्पी, यू नो, थ्रू द मैथ। तो मैथ के थ्रू हम इस बात को समझ पाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान करें। देखिए प्रश्न कैसे आ रहा है कि एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का प्रश्न आप वैसे ही मान ले जैसे ऊपर मैंने मातृभाषा के बारे में कहा। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य देखें जब आएगा तो हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं का उद्देश्य। तो देखिए ये एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य, इसमें यह महत्वपूर्ण है कि एनसीएफ के अनुसार ऐसा, और एनसीएफ के अनुसार जब भी होगा तो इसका जो उद्देश्य है, मूल निहितार्थ जो है वो, देखिए आपके पास एक तो ये आएगा कि हम गणितीय संक्रियाएं सिखाएं। जैसे ऊपर मैं आपको कह रहा था कि इससे पहले मातृभाषा में व्याकरण सिखाना, तो गणितीय संक्रियाएं सिखाना ये उद्देश्य। और दूसरा संख्याओं के प्रति भय को कम करना, ये भी होता है। कई बार हम बड़ी बड़ी संख्याओं को देखकर, उनके कैलकुलेशन को, उनके प्रश्नों के प्रकार को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जब गणित के साथ फ्रेंडली होते हैं तो नहीं होते हैं। तो एक उद्देश्य तो लगता तो है ये भी होगा, और दूसरा कि गणित संबंधी
प्रश्नों में पारंगत बनाना। पारंगत से हमें लग रहा है कि अगर हम उन्हें निपुण बना दें तो ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और डी में वही उत्तर जो हमने अभी कहा कि समस्या समाधान कौशल को विकसित करना, ये या इसके साथ साथ समस्या समाधान तथा समस्या समाधान कौशल तथा तार्किकता का विकास करना। ये देखिए, ये अपने आप में बता रहा है कि ये उत्तर होगा तार्किकता का विकास करना। क्यों? क्योंकि एनसीएफ कहता है कि गणित का उद्देश्य ये हल करना, ये संख्याएं सिखाना, ये टेबल याद कराना ये नहीं है। तो उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान स्किल को समझाना और ये तार्किकता का विकास करना। अच्छा, इस तार्किकता का विकास होने से तर्क क्या है? मतलब 2 + 2 = 4 होगा। अब इसके अलावा इसमें कोई इफ बट नहीं है, मतलब 3.99 नहीं हो सकता और 5.01 नहीं हो सकता या 4.0001 नहीं हो सकता। 2 + 2 = 4, यही ये तर्क है। अगर ऐसा होगा तो यही होगा। ये तर्क आ जाना ही अपने आप में क्या है कि गणित का मूल उद्देश्य है, व्यक्ति को मजबूत बनाने का, विद्यार्थी को सिखाने का। अब देखें कि एक विषय हम उसे और पढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान का मतलब ही है क्या? साइंस जिसे हम कह रहे हैं उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान मतलब स्पेशल नॉलेज। तो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए, विज्ञान हमेशा हमने देखा कि प्रयोग पर आधारित होता है। प्रयोग मतलब उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा, विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल के आधार पर उसे प्रमाणित किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल के आधार पर जिन चीजों को प्रमाणित किया जा सकता है उन्हें हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के आधार पर हर बार जो चीज एक जैसा परिणाम दे उससे हम ये समझ पाते हैं क्या कि यह विज्ञान है। तो विज्ञान का उद्देश्य होता है, विज्ञान का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कंफर्टेबल बनाना, उनको प्रैक्टिकल करने योग्य बनाना, विज्ञान के सिद्धांतों को आसान बनाना। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ऐसा उद्देश्य एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है कि हम समाज से अंधविश्वास को कम करना चाहते हैं। अंधविश्वास को कम करना ये मूल उद्देश्य होता है विज्ञान शिक्षण का। जो जितने वैज्ञानिक तरीके से सीखेगा, समझेगा, वह उतनी आसानी से वैज्ञानिक तरीके से समाज में अपने व्यवहार को करेगा। आपने देखा होगा हमारे मूल कर्तव्यों में जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 4 क में वर्णित है, अनुच्छेद भाग 4 क में वर्णित है और अनुच्छेद 51 क में लिखा गया है, उसको कहते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों में एक कर्तव्य ये भी है भारत के नागरिक का, क्या? कि वह अपनी सोच को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाएगा। वैज्ञानिक बनाएगा मतलब समाज में जो अंधविश्वास होते हैं, जैसे एक अंधविश्वास हमारे यहाँ उस समय चला करता था, सती प्रथा वाला अंधविश्वास। ऐसे ही बहुत सारे भूत प्रेत, पता नहीं कौन कौन सी कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी। तो उस तरह के अंधविश्वास, ऐसा एक अंधविश्वास और सुना होगा आपने, इसका एग्जाम्पल कराते हुए ये बात कहनी जरूरी है। जैसे हम लोग कहा करते थे कि जब सांझ हो जाती है तो घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू लगा दें तो कम से कम उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक। लेकिन समय के साथ साथ इसका पालन लोग नहीं करते। अच्छा, नहीं करते तो ये सही है कि गलत है? इस पर अगर वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करें तो दोनों बातों में अर्थ समझ में आएगा। क्या? यदि हम आज से 50 साल पीछे, 60 साल पीछे या 100 साल पीछे लौटें, जब लाइट की इतनी चकाचौंध, ये रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हर घर में, तो देखते हैं कि ढिबरी के उजाले में या मतलब जो हमारे वो लकड़ी से, वो मसाल से रोशनी की जाती थी, उससे इतनी रोशनी होती नहीं थी घर के अंदर। तो बेशकीमती चीजें इधर उधर गिरी रहती थी और हमने झाड़ू लगाया और उसे तुरंत साफ कर दिया और फेंक दिया दूर, तो बेशकीमती चीजें कहीं खो सकती हैं, ऐसा अंदेशा रहता था। क्यों? तो उस समय क्या था? उस समय की लाइट नहीं थी, इतनी चकाचौंध रोशनी नहीं थी, तो ठीक कहते थे वो लोग कि रात को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? उस समय वो बात तार्किक थी। लेकिन जब चकाचौंध हर तरफ रोशनी है आपके पास,
और आप ऐसा कहें कि कई दिनों तक घर को गंदा रखना जरूरी है, सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, तब भी हम कूड़ा साफ नहीं करेंगे, तो यह गलत हो जाता है। यानी एक लाइट के आ जाने से विज्ञान की इस बात ने, वैज्ञानिक सोच ने क्या कहा कि हमें उस अंधविश्वास को त्यागना होता है। तो विज्ञान जैसे जैसे अपने प्रयोगों से यह साबित कर रहा है कि यह बात इस तरह से सुलझी हुई है। जैसे वो समय जब हमने चंद्रयान के बारे में, चंद्रमा के धरातल पर उतरने के बारे में नहीं सोचा था, तो हम जब चंदा मामा वाली कल्पना करते थे तो चंद्रमा के विषय में हमारा दृष्टिकोण बड़ा अलग था। लेकिन जब अब हमने ये चंद्रयान उतार दिया, मनुष्य चंद्रमा तक चला गया और बहुत सारे अनुसंधान चंद्रमा पर किए जा रहे हैं, तो चंद्रमा के विषय में हमारे सोचने का तरीका बदल गया। ये कैसे संभव हुआ? ये विज्ञान से संभव हुआ। तो विज्ञान हमें क्या सिखाता है? कह रहा हूं, अंधविश्वासों को कम करना सिखाता है। ये हमारा उद्देश्य बताया गया है एनसीएफ में। तो एनसीएफ विज्ञान अध्ययन के ये उद्देश्य बताता है और साथ में एक स्किल को डेवलप करता है। उस स्किल को कहते हैं प्रश्न पूछने का स्किल। तो ये प्रश्न पूछना, देखिए आपने देखा ना कि विज्ञान हमेशा क्यों पर निर्भर होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इस बात पर निर्भर करता है। और ये क्यों ही क्या है? प्रश्न है, प्रश्न को पैदा करना। तो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी हम साइंस को पैदा करते हैं। हम जिज्ञासा के कारण विज्ञान को खोजते हैं। तो ये उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जो होती है, ये हमें विज्ञान की ओर ले जाती है। तो क्यों प्रश्न करना, यानी जो परंपरा से चला आ रहा है उस पर सवाल उठाना, ये बताता है क्या कि हम वैज्ञानिक सोच रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत पहले एक प्रचलन था, एक पश्चिम में एक विद्वान हुए, उनका नाम था टॉलेमी। टॉलेमी ने एक सिद्धांत दिया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और करीब करीब 1500 सालों तक लोग इस बात को सच मानते रहे। आखिरकार करीब करीब 1540 के आसपास हमारे यहाँ पूर्व यूरोप में एक भूगोलवेत्ता हुए, उनका नाम कोपरनिकस था, पोलैंड के निवासी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर काटती है। ये जो सत्य था, ये कब पैदा हुआ? जब सवाल उठाया कोपरनिकस ने, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो वैज्ञानिक सोच का मतलब है जो बनी बनाई परंपराओं पर प्रश्न उठा करके उसमें तर्क को निकालता है, और यही तर्क क्या करता है? अंधविश्वासों को कम करता है। तो विज्ञान का उद्देश्य है क्या? पूछताछ के स्किल को डेवलप करना, सोचना, और उसको कहते हैं प्रश्न उठाना, और या उसे कहें हम किसी चीज के विषय में परंपरा से हटकर सोचना। और परंपरा से हटकर सोचने को ही क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से सोचना मतलब इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा देना, मौलिक चिंतन को बढ़ावा देना। तो विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है, अंधविश्वास कम हो, प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास हो, और बच्चों में नवाचार का विकास हो सके। तो ये है विज्ञान शिक्षण। अब एक विषय हम और पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं हम सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शिक्षा कहते हैं उसे। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, इस बात को भी समझना होगा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है, हम जो सारी बातें कर रहे हैं वो एनसीएफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में ये कहा गया है कि बच्चे को केवल इसलिए ये सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह अपने समाज के विषय में सही धारणा का विकास कर सके, समाज के विषय में सही धारणा का विकास कर सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो समाज है वह बहुत सारे तरह के लोगों से बना हुआ है। उसमें कम शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग भी हैं, अधिक शिक्षा प्राप्त किए, उसमें दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी हैं, उसमें महानगरों में रहने वाले लोग भी हैं, उसमें आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं, निर्धन भी हैं, विपन्न भी हैं, उसमें शारीरिक रूप से सक्षम भी हैं और अक्षम भी हैं, या जिसको हम दिव्यांग कहते हैं वो भी हैं, मानसिक रूप से जो प्रबुद्ध हैं वो भी हैं, और जो कम है, मंदबुद्धि हैं, वो भी हैं। हर तरह के लोग हैं। तो ये शारीरिक, मानसिक, स्थानीय, देश
देशीय, लैंगिक, जातीय, धार्मिक, भाषाई आधार पर जो विभेद हैं, वो जो सारे अंतर हैं, उसी से हमारा समाज बना हुआ है। तो समाज की विविधता को समझना, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, स्थान और ये आर्थिक और ये राजनीतिक, इन इन आधारों पर जो लोगों में अंतर हैं, उनको ठीक से समझ पाना, ये है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य, सही धारणा का विकास करना। ठीक है। ये अब यदि हम समाज के विषय में सही धारणा का विकास कर लेंगे तो हमें समाज में समायोजित होने में कठिनाई नहीं होगी। मतलब अगर हम ये सोचें कि नॉर्थ ईस्ट में फला स्टेट में यह भाषा क्यों बोली जाती है, हमें तो समझ में नहीं आती है, भारत के लोग हम भी हैं, भारत के लोग ये भी हैं। केरल में मलयालम क्यों बोली जाती है, गोवा में ये क्यों बोला, और यहाँ ये क्यों बोला जाता है, या यहाँ इस धर्म इस जाति का बाहुल्य प्रबल क्यों है, ये सारे प्रश्न हमारे मन में तब आएंगे ही नहीं जब हम जानेंगे कि इस समाज का विकास हमारे देश के पूरे राष्ट्रीय स्वरूप का विकास कैसे हुआ। तो राष्ट्रीय स्वरूप को कैसे समझेंगे, जब हम अपने आसपास के समाज को समझेंगे। तो सामाजिक विज्ञान जो है वो इसलिए सिखाया जाता है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है, वो क्या, वो कही गई है शांति शिक्षा की। एक नई बात है ये, शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन कहते हैं इसे। शांति शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि इधर यूक्रेन में, रूस में, उधर इजराइल में, फलस्तीन में, इधर चीन के साथ, इधर भारत पाकिस्तान में, उधर अमेरिका, लगातार विभिन्न कारणों से अपने पड़ोसियों से, दूर के देशों से, महाशक्तियों से एक दूसरे से परेशान रहते हैं। पूरे विश्व में शांति की अपेक्षा की गई है। और आप जानते हैं कि भारत विश्व शांति का संदेश देने वाला देश है। आखिर ये विश्व शांति का संदेश भारत जो दे रहा है, वो किसी नागरिक के भीतर शांति पैदा होगी तब तो। और वो नागरिक कहाँ तैयार हो रहा है, हमारी क्लासरूम में। जिस क्लास में आप और हम टीचिंग कर रहे हैं, उस क्लासरूम में भविष्य में शांति का निर्माण करने वाले लोगों का निर्माण हो रहा है। और इसलिए हमें ये बताना होगा कि शांति कितनी आवश्यक है। शांति किसके लिए, देखें, शांति समाज के लिए, शांति स्वयं के लिए, स्वयं की मानसिक स्थिति के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सभी स्तरों पर हमें शांति की आवश्यकता है। तो ये शांति शिक्षा क्यों होनी चाहिए, ताकि समाज में न्याय और पारस्परिक सौहार्द ये बना रहे। इसलिए हमें इस शांति शिक्षा को देना होगा। न्याय तथा पारस्परिक सहयोग या सौहार्द की भावना के विकास के लिए हमें शांति शिक्षा का अध्ययन भी कराना होगा। एक है वर्क एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं कार्य शिक्षा। ये कार्य शिक्षा, ये इस कार्य शिक्षा के बारे में ये कहा गया कि हम यदि बच्चों में स्वयं सहायता समूह जैसे समूहों का विकास करें, यानी हर बच्चे को स्वयं सेवक बनाने की कोशिश करें। स्वयं सेवक मतलब उसे अपने लिए किसी अन्य की मदद की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, ऐसा। और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, निश्चित रूप से वो दूसरों की मदद के लिए तत्पर है, हो सकता है। अब जिसे स्वयं ही मदद की आवश्यकता है, वो कभी दूसरों की मदद, जिसको हम कहते हैं परोपकार करने की स्थिति में नहीं होगा। तो ये जो कार्य शिक्षा है ना, इससे क्या होता है, सामुदायिकता की भावना का विकास होता है। सामुदायिकता मतलब कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी मतलब हम सब मिलजुल करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। तो सामुदायिकता का विकास हो सके, ये इसका एक बड़ा उद्देश्य है, किसका, कार्य शिक्षा का। अच्छा, इसका हम स्वरूप कब देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्काउट गाइड के, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने स्काउट गाइड का प्रोग्राम किया होगा, तो स्काउट गाइड ये क्या सिखाता है हमें, ये हमें सिखाता है अपने से बढ़ करके समाज के लिए कुछ काम करना। हाउ यू कैन डिवोट योर सेल्फ फॉर योर सोसाइटी। अच्छा, स्काउट गाइड के अलावा आपने देखा होगा एनसीसी हम करते हैं, इसमें भी सिखाया, एनएसएस हम करते हैं, इसमें भी सिखाया जाता है। तो ये जो काम है ना, ये हमें
कार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, ताकि क्या हो सके, सामुदायिकता का विकास हो सके, कि हमारा जो समाज है वो सुसंगठित है, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इस भावना का विकास होता है। और एक और बात कही गई उसमें, वो है कला शिक्षण की। और कला शिक्षण को लेकर के एक बहुत अच्छी बात यह है कि कला इसलिए होनी चाहिए। देखिए, जब कला की बात होती है, कला शिक्षण क्यों होना चाहिए, कला का शिक्षण, तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ये कला है क्या। तो कला की बात करेंगे तो क्यों होना चाहिए इस पर तो करेंगे, लेकिन देखें, कला को ऐसे बांट सकते हैं हम, जैसे एक होती है चित्रकला, कितने हिस्से हैं, एक होती है मूर्ति कला, एक होती है संगीत कला, एक होती है, मुख्य रूप से हम कला को इन 4 हिस्सों में बांटते हैं। ये होती है क्या, वास्तुकला। वास्तुकला मतलब भवन निर्माण, किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करने की कला, ये जिसमें हमारे मंदिरों का निर्माण, घरों का निर्माण। देखिए, घर बहुत अलग अलग तरह से बनते हैं, किसी घर को देख के ऐसा लगता है क्या सुकून भरा घर है वो, और किसी घर को देख के लगता है पता नहीं कैसा, मतलब एक उदासी सी उसमें आती है। वो जो उत्साह, खुशी, प्रसन्नता देने वाले घरों की संरचना है, कैसे होती है, तो ये वास्तुकला है, किसी मंदिर की कला, किसी भवन की कला, ये जो डिजाइन है इसी को हम कहते हैं वास्तुकला। अच्छा, एक है चित्रकला। चित्र तो हम जानते हैं, विभिन्न प्रकार के हम चित्र बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वो चित्रकला। और एक है मूर्ति कला, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेके, रामलला की मूर्ति को फाइनल करने को लेकर के बड़े दिनों तक चिंतन मंथन चलता रहा, और ये कहा गया कि वो तीनों मूर्तियां बड़ी आकर्षक बन गई हैं। वो मूर्ति कला मतलब एक मूर्ति को देख करके वो जो प्रसन्नता का भाव पैदा होता है वो है। तो देखिए, कला को एक चित्रकला, एक मूर्ति कला और संगीत कला में जाएंगे तो इसमें देखिए गायन भी है, इसमें वादन भी है, इसमें नृत्य कला भी है, ये इसके हिस्से हैं। तो कला को इन 4 और इन संगीत के इन 3 सब पार्ट्स में बांट करके देख सकते हैं हम। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, हमने एनसीएफ पढ़ते हुए कहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है, सौंदर्य बोध होता है। देखिए, सुंदरता का बोध, तो इसका उद्देश्य है, कला शिक्षण का उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर सौंदर्य बोध पैदा हो। ये इसका उद्देश्य कतई भी मनोरंजन करना नहीं है। मनोरंजन कला का उद्देश्य नहीं होता, कला का उद्देश्य होता है सौंदर्य बोध करना। सौंदर्य बोध करना जरा यूं फिलॉसफी की भाषा में उसे समझें कि हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि जिस तरह से हम ये एक चित्र बना रहे हैं, एक मूर्ति बना रहे हैं, या संगीत में कुछ राग की रचना कर रहे हैं, या वास्तु में कुछ निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ही ईश्वर ने, गॉड ने, परमात्मा ने किस तरह से इस सुंदर सी दुनिया को बनाया है। और जैसे हमारी मूर्ति में कोई कमी रह जाती है, हमारे चित्र में किसी रंग का अभाव रह जाता है, हम उसे और सुंदर सजाने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं कि परमात्मा ने इतनी सुंदर इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाया है, ये कितनी सुंदर है। उस सुंदरता को देखने के लिए, ताकि हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकें कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस श्वास को हम ले रहे हैं वो बहुत अच्छी है, इस बात को महसूस करने के लिए हम इस कला का शिक्षण करते हैं। आखिरी एक बात उसमें ये कही गई है कि हमें शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, ये 8 विषयों के विषय में उन्होंने बताया है कि एनसीएफ में, कि ये हमें क्यों पढ़ाने चाहिए। क्या, एक अंतिम बात, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये क्यों। तो जब इसकी बात करते हैं, ये तो अपने आप में डिफाइन कर रहा है। अरस्तु ने आपसे कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अंततः तो हम सभी स्वस्थ होना चाहते हैं। अच्छा, महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में एक बात कही कि समदोष समाग्निश्य समधातुमल क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इत्याभिधीयते। यानी जिसके अंदर तीनों प्रकार के दोष सम हैं,
तीनों प्रकार की अग्नियां सम हैं, समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, और सातों प्रकार की धातुएं संतुलित अवस्था में हैं, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, जिसकी आत्मा और मन प्रसन्न है, स्वस्थम इत्याभिधीयते, उसी को स्वस्थ व्यक्ति कहना चाहिए। अच्छा, यहां मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपसे, एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए कम से कम, और हम सब अपने जीवन में इन दो रूपों में सदैव होते हैं। क्या हमेशा हम इन दो रूप में ही होते हैं? हम टीचर भी होते हैं और हम स्टूडेंट भी होते हैं। हम टीचर भी होते हैं, हम लर्नर भी होते हैं। क्या हम अपने जीवन के प्रतिपल में कुछ नया सीख रहे हैं? कहां से? किसी से। जिससे हम सीख रहे हैं वो हमारा टीचर है। अब हमारा टीचर हम उससे किस रूप में आत्मसात कर रहे हैं, क्या नया सीख रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? कि हमारा शरीर, मन और आत्मा सब प्रसन्न दशा में हो, तभी हम सीख पाते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ, पहले तो शरीर कहें, स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। मस्तिष्क का निर्माण करना, ये आप जानते भी हैं, और मैंने अरस्तु की ये बात आपको कह भी दी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छा, इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, बस कुछ मिनटों का और समय, और उसमें एक छोटी सी चर्चा आपसे कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एक बात जो ये रह गई हमारी कि ये पाठ्यचर्या क्या है और ये पाठ्यक्रम क्या है, इसकी जरा सी बात कर लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम के विषय में आप सब परिचित भी हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के विषय में हम ये कहते हैं कि ये जो किताबों के आगे प्रत्येक कक्षा में हर विषय की पुस्तक के आगे एक अनुक्रमणिका या इंडेक्स बना रहता है। ये इंडेक्स हमें बताता है कि आपको बायो में, आपको फिजिक्स में, आपको मैथ में, आपको ज्योग्राफी में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट में क्या क्या पढ़ना है इस क्लास में रहते हुए, तो वो डिफाइन किया हुआ होता है। तो वो जो पुस्तक के आगे वर्णन है उस विशेष कक्षा के लिए, वो हमारा सिलेबस होता है। तो देखें कि किसी कक्षा विशेष के लिए ना, जो किसी कक्षा विशेष के लिए बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु होती है, किसी कक्षा विशेष में बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु, आप इस बात को बहुत आसानी से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, यानी वो ये इंडेक्स है, विषय सूची है, निर्धारित पाठ्य वस्तु जो है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका पाठ्यक्रम कहते हैं। लेकिन जब पाठ्यचर्या पर जाते हैं तो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई जाने वाली योजना को हम कहते हैं पाठ्यचर्या। इस बनाई जाने वाली योजना में क्या शामिल है? जो उसको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ना, वही नहीं है, बल्कि वो भी हैं जो गतिविधियां उसे कराई जा रही हैं, यानी पुस्तक के अतिरिक्त क्रियाकलाप जो उसे कराए जा रहे हैं वो भी। इसका मतलब हुआ कि जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है वह भी पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। उसके अलावा विद्यालय में वो सुबह की प्रार्थना से लेकर के दिन भर में खेल की गतिविधियों से लेकर के राष्ट्रीय समारोह और त्योहार जो मनाए जाते हैं उनसे लेकर के अन्य समय में जो उसके विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव हो रहे हैं उनसे लेकर के उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज में जो उसका एवोल्यूशन मूल्यांकन हो रहा है, उन सब को हम शामिल करें तो वो सब पाठ्यचर्या का हिस्सा है। इसका मतलब हुआ कि पाठ्यचर्या जो होती है ना, वो थोड़ी व्यापक होती है, मतलब उसमें पाठ्यचर्या व्यापक है, बहुत विस्तृत है। इसे स्वयं हम पाठ्यक्रम के बाहर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा
हम स्कूलों से टूर करने जाते हैं, उसको एजुकेशनल टूर कहा जाता है। तो एजुकेशनल टूर में हम कहाँ जाएं, ये तो टीचर प्रिंसिपल निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है पाठ्यचर्या जो है स्कूल लेवल पर निर्धारित की जा सकती है, लेकिन जब पाठ्यक्रम देखेंगे ना, तो वो पाठ्यक्रम क्या है ना, पहले से डिसाइडेड है, वो लिखा गया है। तो पाठ्यक्रम जो होता है ना, इन कंपैरिजन टू पाठ्यचर्या सीमित होता है। पाठ्यक्रम सीमित है। अच्छा, ये जो है ये पाठ्यचर्या का ही एक हिस्सा है, ये भी लिख सकते हैं, पाठ्यचर्या का ही एक भाग है, ऐसा पाठ्यचर्या का ही एक भाग है। तो अब ये जो पाठ्यचर्या है वो व्यापक है। तो व्यापक चीजें जैसे मैं कह रहा हूं, इसमें खेलकूद शामिल है, उसमें उसकी भाषण प्रतियोगिताएं शामिल हैं, इसमें उसकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शामिल हैं, इसके अलावा जितनी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं वो सब शामिल हैं। तो इन कार्यकलापों में वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये तो जांच करना भी बड़ा कठिन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये पाठ्यचर्या होती है ना, इसका मूल्यांकन जरा जटिल होता है, मूल्यांकन कठिन है इसका। कैसे बताएंगे कि बच्चा अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है? तो अच्छे के अच्छा गाने की कोई परिभाषा नहीं है। अब वो गाने में कितना बेहतर प्रयास कर रहा है ये तो समझना पड़ेगा, और समय के साथ साथ उसने कितना इंप्रूव किया ये समझना पड़ेगा। वह अपने साथ के बच्चों के साथ कैसी टीम भावना रखता है, वो अपने साथ के बच्चों से कैसा इमोशनल अटैचमेंट बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है, क्या इसको परखा जा सकता है? बहुत आसानी से नहीं परखा जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत समय तक बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद भी जो हम तय करेंगे ना कि ये बच्चा ऐसा है, तो वो कोई वस्तुनिष्ठ बात नहीं होगी, वो बड़ी विषयनिष्ठ बात होगी। विषयनिष्ठ मतलब एक व्यक्ति, मैं इंडिविजुअल जैसा सोचता हूँ, एक टीचर उसके बारे में सोचता है ये बहुत अच्छा है, दूसरा टीचर सोचता नहीं ये वैसा अच्छा नहीं है। तो ये वस्तुनिष्ठ बात नहीं हुई, मतलब ऑब्जेक्टिव बात नहीं हुई, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात हो गई। तो मूल्यांकन इसका जटिल होता है, और इसका मूल्यांकन तो आसान होता है। आपने चैप्टर पढ़ाया, उसके क्वेश्चन समझाए, सब कुछ किया, एक पेपर दिया, उसमें सब तरह के प्रश्न बनाए, मतलब वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो इसका मूल्यांकन जो होता है आसान होता है। ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। अच्छा, जब इसका आकार छोटा होता है, इसका मूल्यांकन आसान होता है, तो एक चीज और है, इसका जो मूल्यांकन है ना, वो मूल्यांकन गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। मतलब उसको उसके गुणों के बारे में इसमें बताया जाता है, उसे अच्छा गाना आता है, उसे अच्छा खेलना आता है, उसके अंदर अच्छी टीम भावना है, तो उसकी क्वालिटीज की बात हो रही है। इसमें जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक, मात्रा मतलब आप उसे बता सकते हैं कि क्या उसने 100 में से कितने नंबर पाए, उसने ABCD ग्रेड में से कौन सा ग्रेड पाया, क्योंकि उसके नंबर के आधार पर उसने जो चैप्टर से क्वेश्चन रीड किए, पढ़े, लिखे, उसके आधार पर आप बता पा रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो ठीक ठीक ये बता पाना संभव हो पाता है। तो ये गुणात्मक, और ये अच्छा, एक चीज और है, ये इसे देखेंगे पाठ्यक्रम, तो ये कक्ष तक सीमित है, क्लासरूम तक सीमित है ये। और अगर आप इसकी बात करेंगे किसकी, पाठ्यचर्या की, तो मैं आपको कह रहा हूं ना, क्लासरूम के बाहर, सिलेबस के बाहर, जो बुक्स के अलावा लिखा है, इंडेक्स के बाहर जो उसकी गतिविधियां होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो कक्ष के बाहर, कक्ष के बाहर तक विस्तृत है, अंदर तो है ही है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं क्लासरूम के अंदर वो तो है ही है, तक विस्तृत है। तो ये कुछ बातें थी एनसीएफ को लेकर के। अब हमने एनसीएफ में जो पढ़ा, ये तो ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का विभेद अंतर कर लिया हमने। और अभी तक हमने जो पढ़ा, देखिए इससे पहले हमने कहा कि विविध विषयों के अध्ययन उद्देश्य क्या है, एनसीएफ में जो कहा गया है। उन अध्ययन उद्देश्यों को पढ़ने से पहले हमने कहा कि इसमें जो 20 प्रमुख सुझाव दिए गए हैं वो क्या है। उससे पहले हमने कहा कि इसके 5 प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या हैं। और उससे भी पहले हमने इस एनसीएफ को तैयार किए जाने
के पीछे जो स्टोरी थी, बैकग्राउंड में जो स्टोरी थी, इससे बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। वो स्टोरी मतलब इसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि हमने बताई, और सबसे पहले हमने कहा था इसका सामान्य परिचय। तो इन 3 वीडियोस के माध्यम से आपने एनसीएफ को पूरी तरह से समझ लिया। इससे संबंधित प्रश्नों की भी एक कड़ी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। उस कड़ी का इंतजार आपको रहेगा और संभवतः उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आप में से बहुत सारे सभी लोगों ने वो हमारे DIA लर्निंग ऐप से अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया होगा, जिसमें हमने ये बताया था कि UKSSC ने LT पेडागोजी के लिए जो सिलेबस दिया है उसको कैसे हमने वैज्ञानिक तरीके से 9 अलग अलग यूनिट्स में बांटा है। तो आप DIA लर्निंग ऐप से उसे डाउनलोड कर लीजिए, और आगे हमारे इस टॉपिक से जो प्रश्नों की श्रृंखला आने वाली है MCQ, उसका इंतजार करिए। वह आपके एग्जाम के लिए आपको भरपूर तैयारी कराएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।